Assalamualaikum dear students. I hope you all are in good health and revising the previous topics which we discussed in class. Last time we discussed the covalent radii, atomic radii and ionic radii. We have covered these topics and today we shall discuss van der Waals radii. Now, I think you all are aware that what are van der Waals forces. So van der Waals forces are basically क्या होती है? These are the weak forces or weak force of attraction between the atoms. और ज़्यादातर इनको देखा जाता है कि ये जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनके अंदर क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे होते या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो एज उन इन मॉलिक्यूल्स में विदाउट ट्रांसफर और विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है? कुछ अट्रैक्शन होती है इन एटम्स के दरमियान और दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू द लाइक डाइपोल मोमेंट। लाइक एक देखिए आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल अगर आप देखते हैं, ये आर्गॉन की एग्जांपल है। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर समटाइम्स क्या होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे मौजूद है विच कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स और अगर आप लेफ्ट पे देखें तो देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे प्रोटॉन्स काइंड ऑफ एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो प्रोटॉन्स का जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन होगी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सा चार्ज जो है वो जेनरेट हो जाता है जिसको हम डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल्स क्रिएट हो गए यहाँ पे, इस तरफ लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव डाइपोल क्रिएट हो जाएगी और नेगेटिव राइट हैंड साइड पे नेगेटिव डाइपोल क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह से दूसरे एटम में भी यही हो रहा होगा कि एक तरफ जो है पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा और फिर उनमें वीक अट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। दीज काइंड ऑफ फोर्सेस और दीज काइंड ऑफ टेम्पररी बॉन्डिंग आर कॉल्ड van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ऐसे एटम्स के दरमियान जो van der Waals फोर्सेस क्रिएट होती हैं उनका रेडियाई हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये चीज हम अब डिस्कस करेंगे इन पैराग्राफ्स में। In addition to ionic and covalently bonded atoms, there are certain atoms in solids and liquids which are not bonded to one another either ionically or covalently. For example, noble gases can be liquefied and solidified. Hence, it is assumed that there are some forces of attraction between these atoms, and since extremely low temperatures is required to condense them, this proves that these forces are very weak. Such forces are usually called van der Waals forces or, or London forces. Now, as I told you, कि ज़्यादातर जो van der Waals फोर्सेस जो हैं वो आप मतलब जो नोबल गैसेस हैं तो उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इजीली नज़र आ जाती हैं क्योंकि उनका क्या होता है कि बहुत इजीली जो नोबल गैसेस हैं वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो ज़रा सा टेम्परेचर अगर हाई होता है तो दे कंडेंस इनटू लिक्विड और फिर लिक्विड से वो टेम्परेचर को अगर वापस नॉर्मलाइज करें तो दे अगेन सॉलिडिफाइज। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इनके दरमियान कोई ऐसी फोर्सेस हैं विच आर वेरी वीक, जो ज़रा से टेम्परेचर जैसे उनको मिलता है तो दे लिक्विफाइज एंड जैसी टेम्परेचर आप रिमूव करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो दे सॉलिडिफाइज। तो इनमें यूजुअली क्या होती है, कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं? van der Waals फोर्सेस हैं एंड van der Waals फोर्सेस को ही लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। दे आर वेरी वीक फोर्सेस और ये होती क्यों फॉर्म हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। यानी किसी भी एटम के अंदर अगर एक चार्ज इम्बैलेंस हो गया यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो डिवाइड हो गया, एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं एटम के और दूसरी तरफ लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, एक
इंस्टेंटेनियस बेसिस पे या क्विक बेसिस पे, क्विकली वहाँ पे क्या होती है, डाइपोल क्रिएट हो जाती है, एंड उस डाइपोल की वजह से क्या होता है, दो डिफरेंट एटम्स में, यानी एक ही, इट कैन बी डिफरेंट एटम्स लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें भी ये हो सकता है। और जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस क्योंकि आपको पता है सेम ही होंगी, जैसे आर्गन की यहाँ एग्जांपल है, तो आर्गन का एटम जो है वो दूसरे आर्गन के एटम के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, विच इज कॉल्ड एज वंडरवॉल फोर्सेस। अच्छा, अब इनका रेडियाई जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ दिस इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन। Now, one half of the distance between the atoms of the noble gases, such as krypton, is called van der Waals radius of krypton. Now, वही इसमें करना है कि आप रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? One half of the distance between the atoms of the noble gases will be the van der Waals radius for krypton. अगर krypton का आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसका दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्रिप्टॉन का रेडियस आ जाएगा। The van der Waals radii are much larger than covalent radii. Example, ionic radius of bromide ion is 1.25 Armstrong. The covalent radius of bromine is 1.15 Armstrong, and van der Waals radius of bromine is 2 Armstrong. लाइक अब जो ये वंडरवॉल फोर्सेस हैं, आपको पता है कि ये काफी, एक तो वीक फोर्सेस हैं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी दो एटम्स को, थोड़ा डिस्टेंस पे ही होते हैं एटम्स दोनों, इसी वजह से इनका जो रेडियस जब कैलकुलेट आप करेंगे तो वो भी, उसकी भी वैल्यू ज्यादा आती है, क्योंकि दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखेंगी दो एटम्स को। सो although the atoms are being attracted but still they are at a little bit डिस्टेंस। इसी वजह से अगर आप कंपेयर करते हैं ब्रोमीन के आयनिक रेडियाई को और कोवेलेंट रेडियाई को, रेडियस को, और वंडरवॉल रेडियस को, तो उसमें सबसे ज्यादा जो रेडियस की वैल्यू होगी वो वंडरवॉल रेडियस में होगी, क्योंकि दोनों जो ब्रोमीन एटम्स होंगे, although they will be attracted but these forces are very weak and the two atoms are at सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे, वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होंगे कि न्यूक्लियाई बिल्कुल मर्ज हुए हुए हैं या ऑर्बिटल्स बिल्कुल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक एनर्जी लेवल दूसरे एटम के एनर्जी लेवल के अंदर पेनेट्रेट हुआ हुआ है, ऐसा नहीं होगा। दे विल बी एट अ डिस्टेंस एंड देयरफॉर वंडर वॉल जो रेडियस है वो भी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा आती है। Now, van der Waals radii for all elements may be estimated if the distance of closest approach of their atoms to other atoms when no chemical bond exists between them and are known for structural studies. For example, in solid bromine, the distance between the non-bonded bromine atom is 3.90 Armstrong, giving a van der Waals radius of 1.95 Armstrong. अगर देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अगर आप ब्रोमीन के नॉन बॉन्डेड एटम्स को देखें जिन्होंने बॉन्ड आपस में नहीं बनाया हुआ है, और उनका आप जो नॉर्मल उनका जो रेडियाई होगा वो क्या होता है, 3.90 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए जो वंडरवॉल का जो रेडियस होगा उसको हाफ कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1.95 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ बेसिकली दिस इज 3.90 जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड ब्रोमीन एटम्स। अगर तो उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है कोवलेंट या आयनिक, तो फिर देन यू कैन नॉट कैलकुलेट वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक, अगर देयर इज अ weak force of attraction between two bromine atoms, then you can calculate the van der Waals radius. In case of molecules with permanent dipole moments, the dipole-dipole attraction will also contribute to the stability of the crystal, but even the closest approach of the two non-bonded atoms can be taken as the sum of their van der Waals radii. Some of the van der Waals radii of non-metallic atoms are given in the table. Now here in the table they have given the van der Waals radii of some of the non-metals which you can see in this table. Okay, so I think van der Waals radii is clear to you. Now we shall move to next topic, which is ionization potential or ionization energy.
Now, as the name indicates, what is ionization potential or ionization energy? Now, the name itself is self-explanatory कि ionization किसी भी आयन को आयनाइज करने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं कि ये उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। नाउ इस टॉपिक की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें ये है कि आपको डेफिनेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल की मालूम होनी चाहिए, इसका सिंबल किस चीज से आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको ये मालूम होना चाहिए, इसका यूनिट मालूम होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज होगा वो कौन सा यूनिट है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी ज़्यादा, फर्स्ट कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी किसी भी आयन की, सेकंड कितनी होगी, थर्ड कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय गोइंग थ्रू दीज पैसेजेस के आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। Now, ionization potential is one of the few fundamental properties which can be measured directly. Atoms can lose electron. They must absorb energy to bound. The energy that the gaseous atom must absorb in order to separate most loosely held electrons from the atom is called ionization energy or ionization potential. So you can explain what is the definition, what will be the definition of ionization potential? This is the definition. The ionization potential of an element is defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from its isolated atom in the gaseous state. If it is in the gaseous state, the isolated atom will be required when at ground level to form a cation. देखिए इसमें क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। एटम का होना जरूरी है, अगर वो गैशियस स्टेट में है तो उसको हम एटम को कंसिडर करेंगे, हम सिंगल एटम को कंसिडर करेंगे कि एक एटम किस तरह से कैटाइन बनता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। So that amount of energy, that minimum amount of energy which is required to pull out the electron from isolated atom is called ionization potential। ठीक, अच्छा अब इसको आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि देखिए ये कोई भी एक एटम है, इसमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के या जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर पुल आउट आपने किया है तो कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से पुल आउट कर दें। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम डिनोट या सिंबलाइज किससे करते हैं, आई से करते हैं, और इसका यूनिट क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। Now, the ionization potential is expressed in electron volts per atom or in kilocalories per mole or kilojoules per mole. So these are the units of ionization potential. एंड ये जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको यूनिट्स भी मालूम होने चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल को, आप कौन सी यूनिट्स, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, जब आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी यूनिट्स आपको पुट करने होते हैं। द सिंबल इज आई, I1 stands for first ionization potential. If you are calculating second ionization potential, it will be I2. Now देखिए first ionization potential और second ionization potential क्या होगी। देखिए अगर आपने इस एटम के अंदर से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया है, निकाला है यहाँ से, तो दिस जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट विल बी योर फर्स्ट ionization potential and it will be denoted by I1. अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कैटाइन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, यहाँ से ये पुल आउट करेंगे इस एटम में से, तो दैट विल बी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय I2।
ठीक है, इज दिस क्लियर कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में से नॉकआउट करेंगे या पुल आउट करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम I1 कहते हैं। और अगर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करेंगे आप आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में से, तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं I2। Now, if second electron is ejected from the singly positive ion, it is known as second ionization potential and it is denoted by I2. Example, if we take the example of magnesium, तो मैग्नीशियम में से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया यहाँ पे, और इसके अंदर कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हुई, 738 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, अब जब ये कैटाइन बन गया मैग्नीशियम का, तो अब एक और जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नॉकआउट करेंगे, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए अब इन टोटल। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी बन है हमारे पास, 1451 किलो जूल्स पर मोल। Now, similarly, the third ionization potential relates to a process in which one electron is removed from +2 आयन, प्लस जो कैटाइन अब बना है, अगर थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल आपने मालूम करना है, तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जो अब कैटाइन बन गया, जैसे मैग्नीशियम +2 है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से हम रिमूव करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? Now, the ionization potential depends upon the following factors. Now, जो ionization potential है वो इन factors के ऊपर depend करती है, और वो factors क्या हैं? Let's see. The magnitude of the nuclear charge. Magnitude यानी कि nuclear charge किसी भी उस एटम का जिसका आप आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कितना है, यानी न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उसके ऊपर कितनी है। Number 2, the distance of the outermost electron from the nucleus, that is atomic radius. यानी कि outermost electron जो है उसका distance nucleus से कितना दूर है, इस पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि outermost electron कौन से शेल में मौजूद है, आया कि वो के शेल में मौजूद है कि वो लास्ट शेल एन शेल में मौजूद है, तो इस पे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल को, वो क्या है, द शील्डिंग अफेक्ट ऑफ द अंडरलाइनिंग शेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो शील्डिंग अफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उस पर डिपेंड करेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी। द एक्सटेंट टू विच द आउटर इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट द चार्ज क्लाउड सेट अप बाय द लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। और द पेनिट्रेटिंग अफेक्ट की जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पेनिट्रेटिंग अफेक्ट होता है कुछ ऑर्बिटल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके ऊपर भी अफेक्ट कर उस पर भी डिपेंड करती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। Now, it has been found that the degree of penetration of electrons in a given principal quantum level decreases in the order S is greater than P is greater than D। ये देखिए, जब ये हमने ऑर्बिटल पेनेट्रेशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो हैं और उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं एसपीडी, ये किस तरह से कौन सा वाला ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये कि डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन जो है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एस की सबसे ज्यादा है, फिर पी की है, फिर डी की है, फिर एफ की है, विद इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर 3s 3p 3d को आप कंपेयर करें तो उसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किस ऑर्बिटल की होगी, 3s की होगी। ठीक, now this corresponds to the extent of binding of various electrons, and ns electron is more tightly bound than any np electron, which in turn is more tightly bound than an nd electrons, and therefore इसकी वजह से क्या होगा कि अगर देखिए ns कोई ऑर्बिटल है आपके पास, लाइक 3s ऑर्बिटल है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू 3p के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो ns होगा ऑर्बिटल आपका,
उसके अंदर क्या चीज आ रही होगी, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल का जो फिनोमिनन है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 3p ऑर्बिटल। तो उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आप कंपेयर करें 3s की, 3p की, 3d की, तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी आयनाइजेशन, आपको ज्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर्ड होगी, 3p में, 3p में या 3s में? 3s के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कौन सा फिनोमिनन आ रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल पेनिट्रेशन वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वो वाले टॉप अगर आपको याद हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए उसको दोबारा से, कि अगर पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा तो 3s जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है एज कम्पेयर टू 3p, और इसी वजह से क्या होगा कि 3s के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है उसके लिए ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल या ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि आप 3s के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें एज कंपेयर टू 3p और 3d के। Now, the periodicity of the ionization potential can be seen in the plot between the first ionization potential and the atomic numbers as shown in the figure. Now, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो एक्सेस है आपका, इस पे एटॉमिक नंबर्स को प्लॉट किया गया है, और दिस एक्सिस हैज एटॉमिक आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑन इट। नाउ इस पे इन्होंने दिखाया है कि देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड इन द पीरियोडिसिटी फॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आप सबसे, और एंड दीज आर द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आप देखें तो देयर इज अ डेफिनेट ट्रेंड इन देम। देखें ये लिथियम है, फिर सोडियम है, ये पोटेशियम है। अच्छा, नीचे जो सबसे डाउन है ये लिथियम, और उनके जो मैक्सिमा पे हैं, सबसे हाईएस्ट जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल वो किन की आ रही है, ऑल द नोबल गैसेस आर हियर, या एंड नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द, आपके जो पीरियड्स हैं उनके जो फर्स्ट मेंबर, जैसे लिथियम है, फिर सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। ये यहाँ पे आपके डाउन साइड पे आपको इनका ट्रेंड नजर आ रहा है कि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम है एज कंपेयर टू द, लिथियम इज द फर्स्ट मेंबर इन द पीरियड एंड द लास्ट इज, उसी पीरियड के अंदर लास्ट जो है वो हीलियम है। तो सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम की है इस पीरियड में, और सबसे ज्यादा किसकी है, हीलियम की है। इसी तरह अगर आप सोडियम को देखें इसके पीरियड में, तो सोडियम की सबसे कम है आयनाइजेशन पोटेंशियल और सबसे ज्यादा किसकी है, नियॉन की है। पोटेशियम की कम है, एंड देन सबसे मैक्सिमम किसकी आ रही है, आर्गॉन की आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो नोबल गैसेस हैं उनके तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, और जो उनका अट्रैक्शन है बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर टाइटली हेल्ड विद द हेल्ड टुगेदर। तो इसी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना फ्रॉम द नोबल गैस इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसी वजह से इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, और पीरियोडिक टेबल में ये बिल्कुल एविडेंट आपको ये ट्रेंड या पीरियोडिसिटी जो है वो नजर आएगी। Now let's try to learn further more about this graph by going through these passages. Now, in this plot, the minima occupied by the 1A elements on the curve, that is, alkali metals, are consistent with the lone pair valence electron being at a relatively large distance from the nucleus, in addition to being well shielded from it by the underlying inert gas configuration. ये वही चीज है जो मैंने भी आपको बताई कि एल्कली मेटल्स में अगर आप देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आपको नजर आती है किसकी, नोबल गैसेस की, और जो सबसे कम है वो जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके अंदर जो है वो सबसे कम है। नाउ gradual increase occur as we proceed across the given period in the periodic table until maxima are reached at the inert gases
on the extreme right corresponding to the peak in the curve. The minor irregularities which appear in the general trend are associated with the stability of filled, half-filled or empty orbitals. देखिए इसमें एग्जैक्टली वही चीज बता रहे हैं आपको कि देखिए जब व्हेन यू गो अक्रॉस द पीरियड, लाइक इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और आपको मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है, इसमें ये जो आपका ग्राफ है, like minimum is here which is the starting point of your period, and maximum is attained when you are going from left to right and you are ending on the नोबल गैस। तो नोबल गैस की सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है जो फर्स्ट मेंबर, ये जो आपका पीरियड है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी सबसे कम है। अच्छा, ये जो ट्रेंड आपको है ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नजर आता है, लेकिन कुछ इसमें जो है ट्रेंड में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आती हैं। और वो क्यों आती हैं? क्योंकि कुछ जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपको पता है कि कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो वो थोड़ी सी आपको इधर थोड़ी सी एनॉमलीज इसमें नजर आ जाएंगी। और कुछ जो हाफ फिल्ड हैं, कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी वजह से लिटिल बिट एनॉमली इरेगुलरिटीज जो हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड में आपको नजर आती हैं। अदरवाइज एज अ जनरल ट्रेंड, एज अ थंब रूल अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होती है। और इसकी वजह जो है ये फैक्टर्स हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं अगर आप इनको चेक करें, अगर एक कॉमन एक एग्जाम्पल, एक रफ सी एग्जाम्पल आप लेके देखते हैं लिथियम और बेरिलियम की, तो अगर इसमें आप देखिए कि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें अट्रैक्शन जो है अगर उसको आप कंपेयर करें इन प्रोटॉन्स की इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम में और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के साथ ज्यादा टाइटली मतलब ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे। क्योंकि देखें पॉजिटिव जितने भी चार्ज हैं वो उतने ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उनके अंदर ज्यादा है। +4 प्लस -4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी जो अट्रैक्शन होगी या इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। और इसी वजह से अगर आपको पुल आउट करना है, नॉकआउट करना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो आपको बेरिलियम के लिए ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल या ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 प्रोटॉन्स ने हेल्ड किया हुआ है। तो इस वजह से आप जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और इसी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए। ठीक है, तो लिथियम और बेरिलियम को भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो लिथियम के इस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आपको कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्योंकि 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं अट्रैक्ट, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा है। ठीक, इसी वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करने के लिए। ओके, नाउ very little change in the ionization potential is noticed across a given transition series, and this may be attributed due to increased nuclear charge, which is offset by increased screening by the additional electrons entering low lining d orbitals. Now transition elements जो होते हैं आपको पता है कि they are basically उनके अंदर जो है हमेशा जो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा हटके होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग है वो 3s की पहले हो जाती है, 3d की बाद में हो रही होती है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि उनके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर भी वेरिएशन आपको नजर आएगी ट्रांजिशन सीरीज में। The peak which occur at zinc, cadmium, and mercury, and the minima which occur at gallium, indium, and thallium are most likely the result of filled s sub-level stability and the very effective screening of s electron pair. Now, अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं तो देखिए जिंक,
कैडमियम और ये जो मरकरी हैं, इनके अंदर आपको मैक्सिमा नजर आ रहा है। मैक्सिमा मतलब अगर आप कंपेयर करें इनको गैलियम से, रुबिडियम से, सीजियम से, तो ये लोअर उस पे हैं ग्राफ में, और जिंक कैडमियम जो है ये मैक्सिमम यानी ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह भी यही है कि जो एस ऑर्बिटल आपके एस सब लेवल है उसकी जो स्टेबिलिटी है, एंड दे हैव वेरी इफेक्टिव screening of the s electron pair. Okay, now ionization energies decreases as the size of the atom increases. अच्छा, अब आपको पता है कि साइज ऑफ द एटम कहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप? जी बताइए। जी बिल्कुल। सो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। और क्यों एटम का साइज इंक्रीज होता है? क्योंकि एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी आपको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फार हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से और एनर्जी लेवल में से निकालना बहुत मतलब कंपैरेटिवली इजियर होता है। तो इसीलिए व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, और इसका ट्रेंड इन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि इफ यू गो डाउन द ग्रुप, सो यू कैन सी कि हाउ द ionization energy is decreasing down the group. Now, in the periodic table, the ionization potential decreases in the group, and this decrease is rapid up to 4th period, less up to 6th, and slight from 6th to 7th. Effect from 1st to 4th period is due to the effect of additional shells, which overweights the attraction due to the increased positive charge on the nucleus. Now देखिए, जब आप ये ट्रेंड डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने आपको बताया कि डिक्रीज होगी, तो ये ट्रेंड फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू फोर्थ पीरियड जो है बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिवली नजर आएगा। और क्यों नजर आता है? क्योंकि शेल्स के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के से फार अवे होता जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ पीरियड इन ईच स्टेप 18 protons are added up, and the attractive influence is increased. Now, the lower the ionization potential values, the more metallic is the element. अच्छा, अब जितनी यहाँ पे बता रहे हैं कि जितनी लोअर होती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज, उतना ही ज्यादा उनके अंदर मेटेलिक करेक्टर जो है किसी भी एलिमेंट का वो ज्यादा होता है। अच्छा, now the ionization potential increases from left to right when we move along a period. The number of protons in the nucleus and the nuclear charge goes on increasing with an increase in the atomic number. Now the attractive influence of the nucleus on the shell increases, and the electrons become more tightly bound and difficult to remove. Thus, energy required to eject an electron, इजेक्ट का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए या नॉक आउट करने के लिए, इंक्रीजेस, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम left to right, and this is shown in table number 2.9. Now this is just a repetition of the things which we discussed in these paragraphs. When we go from left to right, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, शेल इज द सेम, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and therefore attraction between the nucleus and the electron is also increasing,
and therefore it is difficult to eject an electron from the outermost orbital or outermost energy level. इसीलिए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए किस उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इफ यू गो अलोंग द पीरियड। और यहाँ पे देख लीजिए आप कि इन्होंने अलोंग द पीरियड दिखाए हैं यहाँ पे कि किस तरह से फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल्स इन्होंने लिख के बताए हैं आपको कि किस तरह से देखिए आप इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप लिथियम की देखें तो 520 किलो जूल्स पर मोल है, और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट एलिमेंट से विच इज नियॉन है, तो उसकी है 2083 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह अगर आप कंपेयर करें पोटेशियम की क्रिप्टॉन के साथ, तो पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी है 418, और जो लास्ट में आ रहा है क्रिप्टॉन उसकी है 1349। सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ionization potential is increasing. Now if you see the trend down the group आप देखिए ionization potential में there's a huge decrease. हाइड्रोजन की देखिए 1312 है, और लास्ट में अगर आप देखते हैं एफ आर तो इस सॉरी सीजियम की देखिए 376 आ रही है। तो ट्रेंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, एंड अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, ionization potential is increasing. अच्छा, some irregularities anomalies are there, and किस में प्रेजेंट है anomalies या irregularities, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट में और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की जो सीरीज है उसमें भी हमेशा आपको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड नजर आता है, और उसकी वजह वही है कि ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन, क्योंकि 3s अगर आप देखते हैं कि जैसे 4s ऑर्बिटल पहले फिल होता है फिर 3d आ जाता है, इस वजह से जो है उनके अंदर आपको एनॉमलीज या इरेगुलरिटीज मिलते हैं जनरल ट्रेंड से, या जनरल जो पीरियोडिक ट्रेंड है उससे डिफरेंट उनके अंदर वैल्यूज आपको मिलती हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की भी, और भी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क यही है, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन and try to make your notes and revise the things which we have covered till now. Thank you very much for your kind attention. Hope to see you soon, inshallah. Assalamu alaikum.